शाम को जब जब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बुरी तरह से जूतों की बरसात होनी शुरू हुई, ये क्या हो रहा है, तो उसके बाद शाम को आकर वो फायर ब्रिगेड का अधिकारी कहता है कि हमको तो नोट मिले ही नहीं थे। और शाम को दिल्ली पुलिस का अफसर अगर बयान बदल रहा है तो कौन आदमी बदलवा रहा है मनीष जी बयान, ये समस्या है। इस कोड की वजह से इस देश में 50 करोड़ आदमी अदालतों के चक्कर लगा रहा। 50 करोड़ जो आपको न्यायालय में मुकदमे बता दे कि इतने मुकदमे लंबित है, उसको मत देखिए। और वकील विष्णु शंकर जैन बिल्कुल सवेरे सवेरे जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इसको थोड़ी रोका जाए, हमको सुन लिया जाए, उसके बाद जो आदेश किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भगा दिया। मनीष, इंसाफ कैसे बिक जाता है, आज इस देश की एक तरह से कहते हैं ना कि का भरोसा हिल गया। जब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी, आज सुबह जब लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर देखी तो पूरा देश हिल गया। जिस समय पूरा देश होली मना रहा था, उस समय दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर फायर ब्रिगेड की टीम नोटों के बंडल गिन रही थी। बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे मिली। और इसके बाद इसकी जानकारी तुगलक रोड थाना जो नजदीक है, वीवीआईपी थाना है, वहां दी गई। वहां से भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होली के दिन ही दी गई। उसके बाद कॉलेजियम आनंद फानन में बैठाया गया और 5 दिनों तक ये खबर देश से छुपी रही। ये छुप जाती है खबर कि इतना पैसा, इतना माल मिलॉर्ड के पास क्या था। सर थोड़ा मैं आपको बताऊं, मैंने इस पे 2 शो किया, चूंकि जुडिशियरी मेरे इंटरेस्ट का रहता है। ये जो जज साहब हैं, ये जज साहब दिल्ली हाईकोर्ट के कॉलेजियम में जुड़े हुए हैं, मतलब सीनियर मोस्ट नंबर 3 इनके जज हैं। ये जज बनाते थे, मतलब कॉलेजियम से ये जज चुनते थे, सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को भेजते थे। मनीष जी, मैं जरा रोक के आपको एक बात और बता दूं कि इनके घर से जो 15 करोड़ रुपए बरामद होने की बात कर रही थी, इसको दर्शक इसको जान लें कि अभी 28 फरवरी, मैं तारीख बता रहा हूँ, अभी 28 फरवरी को दिल्ली के पीसीएसजे जो एग्जाम होता है, नए जो जज भर्ती होते हैं, उसके इंटरव्यू थे। और उस इंटरव्यू बोर्ड में ये जज बैठे थे। ये यशवंत वर्मा वो जो 3 जजों का ग्रुप बैठा था जिसने इंटरव्यू लिए थे, उसको ये लीड कर रहा था ये आदमी। और वो अभी 28 फरवरी का मामला है कि उस करीब 100 के करीब, बल्कि 150 लोगों को हुआ है। और उसके बाद ये 15 करोड़ रुपया इसके घर में बरामद हुआ है। तो क्या वो जो इंटरव्यू हुए थे, क्या उनसे इसका कोई कनेक्शन है इन 15 करोड़ रुपयों का? ये एक जांच का विषय है। लेकिन मनीष जी जरा गौर करिए, कैसा न्याय की कैसी धज्जियां उड़ी हैं और कैसा तमाशा बना, पूरी तरह नंगा हो गया पूरा खेल। कि आज शाम को जब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बुरी तरह से जूतों की बरसात होनी शुरू हुई, ये क्या हो रहा है, तो उसके बाद शाम को आकर वो फायर ब्रिगेड का अधिकारी कहता है कि हमको तो नोट मिले ही नहीं थे। ये जरा गौर करिए, अगर तुमको नोट नहीं मिले थे तो तुम जरा टाइम्स ऑफ इंडिया के उस संपादक के खिलाफ एफआईआर कराओ। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो फ्रंट पेज पे लीड छपी है, वो क्या गलत छपी है? ये कैसे इस देश में न्याय के नाम पर कैसा नाटक होता है, कैसी नौटंकी होती है। और इसमें मनीष जी जिस समय वो खबर आई कि 15 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट वो जो बात बात पर देश के प्रधानमंत्री भी आग बबूला हो जाता है, गृह मंत्री भी आग बबूला हो जाता है, मुख्यमंत्रियों को डपटने लगता है, उसने इनका ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिया जहां ये पहले थे। क्यों? मतलब कायदे जिसको प्रमोशन समझिए, देश की सबसे बड़ी हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसका मतलब तुमने दिल्ली हाईकोर्ट से, छोटे हाईकोर्ट से इसको प्रमोट करके इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। हर जज चाहता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो हो, इसका मतलब प्रमोशन हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन कहता है कि डस्टबिन नहीं है ये कि यहाँ करके तुम फेंक दियो। अब दिल्ली हाईकोर्ट में भी विरोध हो रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी विरोध हो रहा है। मुझे जानकारी जो बार एसोसिएशन के इलाहाबाद बोले, बिल्कुल सच बोले कि किसी अगर सरकारी कर्मचारी के यहाँ 15 लाख रुपए कैश मिल जाए तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ 15 करोड़ रुपया हाईकोर्ट के जज के घर में मिल रहे हैं, बकायदे अखबार में खबर छप रही है। और उसके बाद पूरे देश में एक तरह से आक्रोश आता है। और शाम को आकर वो फायर ब्रिगेड का अधिकारी कह देता है कि नहीं, वो हमको तो रुपया मिला ही नहीं था। तो अब मनीष जी क्या करिएगा?
ये बताता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या निचली कोर्ट हो, कैसी नौटंकी न्याय के नाम पर होती है और कैसे मैनेज किया जाता है केस। ये फायर ब्रिगेड के अधिकारी को शाम को याद आया कि मुझको पैसे नहीं मिले थे। ये जब खबर छप रही थी, ऐसा तो है नहीं कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले ने उसको कुछ सपना आया था उसने छाप दिया, उसने मनी जी और वो कोई फ्रंट। सामान्य रिपोर्टर नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया धनंजय महापात्रा देश में सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज्यादा गंभीर रिपोर्ट, उससे बेहतरीन रिपोर्टर नहीं है, क्योंकि मैंने लंबे समय कोर्ट कवर किया है। एक उदाहरण चलता है, धनंजय महापात्रा मत बनो, ये धनंजय महापात्रा की रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में, और वो लगभग 60 साल के हो चुके हैं धनंजय महापात्रा। तो इसका मतलब ये कि हल्के में वो रिपोर्ट नहीं आएगी। और टाइम्स ऑफ इंडिया इसको फ्लायर छापता है, हरकंप मच जाती है प्रतिक्रिया। इसका मतलब है कि मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये एक जज नहीं पकड़ा, ये मामला किसी एक जज का नहीं है, ये पूरी जुडिशियरी के साख का है। और ऐसा नहीं है, वकीलों से मेरी बात होते रहती है, आज इस पे हुई बात, तब मुझे पता चला कि ये तीसरे नंबर का जज है, मतलब हाईकोर्ट का कॉलेजियम में बैठता है और ये जज तय करते हैं। और इंटरेस्टिंग देखिए, ये अखिलेश यादव का, सुन लीजिए सर, ये अखिलेश यादव का एडवोकेट जनरल था। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, एडवोकेट जनरल था और कपिल सिब्बल के माध्यम से ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। और कांग्रेस का इकोसिस्टम एक नया खेल कर रहा है। मेरी कई ऐसे साथियों से बात हुई जो कांग्रेस रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वो इसको नए ट्विस्ट कर रहे हैं कि सरकार का नजदीकी है। सोचिए, एडवोकेट जनरल रहा अखिलेश यादव का, कपिल सिब्बल का क्लोज, और सिब्बल और सिंघवी जज पैदा करते रहे। आज भी इस इकोसिस्टम में, और इसका प्रमोशन हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होना था जज साहब का, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं ये। ऐसे लोग कॉलेजियम में बैठेंगे, कल कोई चीफ जस्टिस बनते, और ऐसे लोग ही बनते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ के प्रमोशन से आए हुए हैं ये। तो कई चीजें जो है ये खुलता है कि आपके देश में न्याय कैसे बिकता है। तभी तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे मामले में पूरा देश टकटकी लगाए बैठता है और न्याय बिक जाता है। मनीष जी, जरा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह बेनकाब हुआ है, बिल्कुल एकदम खुलकर, कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने इसलिए नहीं किया। तुमने इसलिए तो किस बात के लिए किया था उसको ट्रांसफर? अचानक तुमको सपना हो गया था क्या? वो जो खबर उड़ी, खबर चली, तो तुमने उसका ट्रांसफर किया और उसका तो हमने तो उसको रूटीन ट्रांसफर किया है। रूटीन ट्रांसफर पलट वहीं कर दिया जहां से वो आया था। तो ये आंखों में किस तरह से धूल झोंकी जा रही है। और सबसे खास बात कि अब तो जब खुलकर आ गया है तो सजा क्यों नहीं दी जा रही? और वो महाशय जो है वो गायब कहाँ है? वो अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है सामने मनीष जी। तो और ये दुर्घटना में पकड़ा आज गया। उनका दिल्ली हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था, और दिल्ली हाईकोर्ट में जब 10:30 बजे उन्हें बैठना था, तो एकाएक अर्दली आकर के कहा कि जज साहब आज छुट्टी पर हैं, मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो ऐसा ये तमाम सर्कमस्टांस बता रहे हैं। यदि ऐसा कुछ भी नहीं था तो रेगुलर आपकी कोर्ट बैठी हुई थी, आप बेंच में क्यों नहीं आए? आपने क्यों नहीं हेयरिंग की? ये चीजें कई सारे। मगर मनीष जी, इसमें अब फिर वो मामला पेच फंस जाता है कि अभी हम लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह की बात की। अब ये मैं दिल्ली की व्यवस्था में जानता नहीं हूँ कि दिल्ली की जो फायर ब्रिगेड है वो दिल्ली पुलिस के ही अधीन है या अलग से कोई महकमा है? दिल्ली वैसे पुलिस फायर का, ब्रिगेड दिल्ली पुलिस के ही अधीन, और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। और शाम को दिल्ली पुलिस का अफसर अगर बयान बदल रहा है तो कौन आदमी बदलवा रहा है मनीष जी बयान? ये समस्या है। ये समस्या है। ये समझिए कि ये हमाम में सब नंगे नजर आते हैं कि बिल्कुल। और ये वो मामला आज जब संसद में आया तो ऐसा लगा कि किस तरह से निसहाय नजर आए जगदीप धनखड़। ये मामला जयराम रमेश ने उठाया और कांग्रेस ने सोचा इसमें, अब यही कांग्रेस जिसने जो पूरे इस तरह से इस न्यायिक आयोग का विरोध किया था और ये कहा था कि सरकार जुडिशियरी पर भी कब्जा करना चाह रही है, आज कांग्रेस ने संसद में भी खेल कर दिया। तब जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं तो लंबे समय से बोलता रहा हूं कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि सच ये व्यूअर्स जान लें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये किसी की हैसियत नहीं है। वो यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो महाभियोग चलाना, आज तक इस देश में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नहीं चल पाया, किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ। तो ये कितना मुश्किल है, क्योंकि इस देश के जजों ने अपने आप को ऐसा आवरण ओढ़ रखा है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तो कुछ बोल सकते हैं, ये राज्यों के मुख्यमंत्री को तो घरेलू नौकर मानते हैं ये,
लेकिन ये 2-2 कौड़ी के लोग जो सिंपल वकील से सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं, ये इतने बड़े हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इसी पाप को छुपाने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी से कहा दो, कुछ माल मिला ही नहीं, पूरा गोलमोल कर दो। मगर मनीष जी, वो फायर ब्रिगेड का अधिकारी कह क्यों रहा है? ये असल खेल है कि ये फायर ब्रिगेड का अधिकारी ये कह क्यों रहा है। और क्या 15 करोड़ और सबसे खास 15 करोड़ रुपया पी गया क्या वो फायर ब्रिगेड का कर्मचारी? अब तो मामला ये है कि वो 15 करोड़ रुपए गए कहाँ? क्या वो फायर ब्रिगेड का कर्मचारी पी गया? कह रहा मुझको मिले नहीं। जो अखबारों में पहले पन्ने में छप रहा, सारे चैनलों पे चला, न्यूज चैनलों पे चला, अब वो कह रहा है कि उसको मिले नहीं। तो यानी 15 करोड़ रुपए पी गया। वो किसको दिए उसने? क्योंकि अगर वो झूठ है तो फिर धनंजय महापात्रा, जैसा मनीष जी बता रहे हैं कि सबसे नंबर 1 के रिपोर्टर हैं और वो फ्लायर छप रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वो खबर झूठी तो नहीं हो सकती, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल, ये देश मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए जुडिशियरी पर से लोगों का भरोसा गिरता है यदि ऐसे ऐसे जज हैं। और जब सोचिए, जब सिंघवी जैसा वकील ये कहता हो अपनी गोद में किसी बुढ़िया महिला को, जज को बैठाकर, वकील को बैठा करके कि हम जज पैदा करते हैं, तो सोचिए सालों कैसे जज पैदा होते रहे हैं और उस पर इस देश की न्यायपालिका ठहरी हुई है। मनीष जी, इस कोर्ट की वजह से, अब बोल रहा हूं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि इस कोर्ट की वजह से इस देश में 50 करोड़ आदमी अदालतों के चक्कर लगा रहा। 50 करोड़। वो जो आपको न्यायालय में मुकदमे बता दे कि इतने मुकदमे लंबी थे, उसको मत देखिए कि अभी मनीष जी इसका आया कि 81,000 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में, 62 लाख मुकदमे हाई कोर्ट में और 4.5 करोड़ मुकदमे निचली अदालतों में लंबित पेंडिंग है। अब जरा गौर करिए कि 4.5 करोड़ और 62 लाख, यानी 5,12,000 और 81,000 के 5 लाख मुकदमे आप मान लीजिए। 5 करोड़ और 5 करोड़ मुकदमे मनीष जी अकेले आदमी का मुकदमा नहीं होता। 5 करोड़ मुकदमा दो पक्ष और विपक्ष, 2 आदमी एक मुकदमे में होते हैं और एक आदमी के परिवार में आप औसत 5 आदमी तो मान लीजिए। तो 5 करोड़ मुकदमे 10 करोड़ लोग लड़ रहे हैं और उन 10 करोड़ लोगों के 5-5 अगर आप मान लीजिए तो 50 करोड़ परिवार हिंदुस्तानी मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है। और यहाँ पे खेल क्या चल रहा है जरा आप समझिए। बिल्कुल, इसीलिए इस देश को सच बताए जाने की जरूरत है और न्यायपालिका में इसीलिए सबसे बड़े सुधार की जरूरत है। इस मुहिम निश्चित रूप से चलना चाहिए। न्यायपालिका साख नहीं बचा पाए। साख के अलावा न्यायपालिका के पास होता क्या है? मैंने बोली सुधार करेगा कौन? सुधार यहाँ करते हैं। सुधार यहाँ पे मायावती ने किया था, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। तुम कहते रहो मायावती ने किया था, या उसके बाद अगर कोई आदमी कर रहा है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। कि वो करते फिर अपने हिसाब से वो, तो यहाँ इनके मक्खन कौन लगा रहा है, इनके तेल लगाने में कौन जुटा है, ये दर्शक समझ सकते हैं। अन्यथा ठीक होने मनीष जी 24 घंटे लगेंगे बस। ये इस तरह के कारनामे हैं। 15-15 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है तो ईडी दुनिया भर के घरों में घुस जाती है। ईडी इनके घरों में कब घुसेगी? ये सवाल तो ये है कि ईडी जो है नेता के घर में घुस जाएगी, बिजनेसमैन के घर में घुस जाएगी, आतंकवादी के यहाँ घुस जाएगी। और अब जब 15 करोड़ बरामद हुए हैं तो जरा इस देश के जजों पे क्यों नहीं जाएगी उनके यहाँ ईडी? और मनीष जी, जरा ये आंकड़ा सरकार को सामने रखना चाहिए देश के कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कितने जज हैं जिन्होंने अपनी जायदाद या अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया है, जबकि ये आदेश हो चुका है। बिल्कुल, बताएं इनके पास कितनी संपत्ति है? नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो ये इनको जरा सार्वजनिक करें। तो ये सार्वजनिक ये 24 घंटे में कर देंगे मनीष जी। लेकिन शर्त यह है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा कोई आदमी बैठा हो वहां पे, सब होगा। चलिए, सब होगा। हम इसी उम्मीद में हैं कि जब तक इनकी इसीलिए साख नहीं बचा पाए तो सब होगा। जो मायावती ने किया उससे 4 कदम आकर के जो योगी कर रहे हैं, क्योंकि जब जनता आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर आपकी जमीन हिलती है। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका अपनी साख बचा ले, खुद से साख बचा ले, क्योंकि इनने आवरण खुद ही इस ढंग से ओढ़ रखा हुआ है। नहीं, मैं बोली दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ जरूरत से ज्यादा इज्जत इनको दे दी है। जरूरत से ज्यादा क्यों दी है ये वही जानते होंगे, क्योंकि वो जो इज्जत दे रहे हैं
वो देश की कीमत पे दे रहे हैं। वो 50 करोड़ लोग जो अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कीमत पे इनको इज्जत दे रहे हैं। ये इस लायक हैं? और इनकी मनीष जी एक बेईमानी चलते चलते बता दूं दर्शकों को, जरा एक ये सुप्रीम कोर्ट की ईमानदारी का एक बहुत बेहतरीन नमूना आपको बताता हूँ। परसों की घटना है, दिल्ली में 3 मंदिरों को तोड़ने की नोटिस जारी हो गई एनडीएमसी की, और वकील विष्णु शंकर जैन बिल्कुल सवेरे सवेरे जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि इसको थोड़ी रोका जाए, हमको सुन लिया जाए, उसके बाद जो आदेश किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको भगा दिया मनीष, ताकि हम तुमको नहीं सुनेंगे, तुम दिल्ली हाई कोर्ट जाओ। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद करिए, हम लोगों ने बहस भी की थी 2 दिन, हमने मनीष जी ने बात की थी। याद करिए, जब जहांगीरपुरी में मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था सड़क के ऊपर, कोई मंदिर नहीं था, कोई वो नहीं था, मुसलमानों ने जहांगीरपुरी की मेन सड़क पे कब्जा कर लिया था। और जब एनडीएमसी का बुलडोजर पहुंचा था तो फोन पे आदेश दिया गया था, फोन पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट ने सुना 15 मिनट, और 15 मिनट बाद तत्काल वहां पे बुलडोजर रोक दो, जहांगीरपुरी के बुलडोजर रोक दिए गए थे। तो जहांगीरपुरी के मुसलमानों के में और यहाँ पे जो हिंदू थे कालीबाड़ी मंदिर के, इनमें फर्क क्या था? यहाँ पे ज्ञान बताया गया कि नहीं नहीं, हम तुमको नहीं सुनेंगे, तुम अब दिल्ली हाई कोर्ट जाओ। लेकिन वहां पर क्योंकि मुसलमान सड़क के ऊपर कब्जा किए थे, और ये घटना उसी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की है। दोनों घटनाएं दर्शकों को याद आ गया होगा। क्यों? अगर तुम इनको नहीं सुन सकते थे तो तुम उस दिन जब वो आया था प्रशांत भूषण, तो उससे भी कहते हैं कि तुम जाओ दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाओ, तब तक बुलडोजर चलता। लेकिन नहीं, मुसलमानों का कब्जा सड़क के ऊपर होता रहे, इसके लिए तुम सारे प्रोटोकॉल तोड़ देते हो, 15 मिनट में फोन पे आदेश करते हो कि बुलडोजर रोक दो। लेकिन हिंदू मंदिर के लिए जब वकील पहुंचता है तो कहते हो तो माल आ गया होगा ना उस समय भी ऐसे ही, तो पता, आज तो फायर ब्रिगेड की टीम गई तो पता चल गया उस समय माल कहां से पहुंचा कि बुलडोजर रुक गया। ये तो लोगों को पता नहीं है ना कि उस समय कहां से रुक गया। लेकिन देखिए, मयूर विहार में कुछ उखाड़ नहीं पाया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये भी तो महत्वपूर्ण है। ये जनता की जागरूकता है। आपने याचिकाकर्ता वकील को तो धक्के मार के भगा दिया, लेकिन जनता को कौन से धक्के मार के भगाएंगे? जनता ही मनीष डिसाइड करती है, नाटक चाहे जितना हो। मैं जो मायावती का घटनाक्रम बताता हूँ, तो मायावती अंबेडकर और काशीराम का स्मारक बनवा रही थी, मायावती अपना घर नहीं बनवा रही थी। तो ये मालूम था कि अगर कुछ ज्यादा किया तो फिर जूता बहुत बुरी तरह चलेगा, सड़क पे निकलेंगे लोग। तो बस वो आदेश हो गया, वो कागजों पे रहा। योगी आदित्यनाथ से जब कहा कि बुलडोजर रोक दो, तो बुलडोजर रोकने का मतलब ये था कि पूरा उत्तर प्रदेश उबल जाता, उबल। तो इतना तो अच्छे जानते हैं ये, तो जनता तो फैसला। इसीलिए योगी ने बुलडोजर पर थोड़ा सा उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ा दी, एक्सीलेटर ज्यादा दबा दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके बुलडोजर एक्शन के साथ पब्लिक खड़ी है, पब्लिक खड़ी है। इसीलिए देश की जनता जो ये अपनी साख दिन को बचाना है, तो जनता के मिजाज को समझना पड़ेगा। ये जनता सब जानती है कि आखिर जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर ब्रेक क्यों लगा और अब तक क्यों लगा हुआ है। मैंने मनीष जी और बता दूं कि देखिए, हाँ, कि इनको साख आख की चिंता है ही नहीं मनीष जी। साख की चिंता होती तो 15 करोड़ रुपया घर से ना बरामद होता। ये समझ ले दर्शक, जिस आदमी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, साख प्यारी होती है, धाक प्यारी होती है, उसके घर में 15 करोड़ रुपया नहीं बरामद होता है। और उस 15 करोड़ रुपए की जरा औकात समझिए कि 15 करोड़ रुपए में ताला लगा के साहब चले गए बाहर। यानी उनको ये भी चिंता नहीं थी कि कोई गायब कर देगा। यानी 15 करोड़ में माल ज्यादा है, अभी माल ज्यादा है, लेकिन ईडी पता नहीं कब जाएगी। सबसे समस्या तो ये है मनीष जी कि ईडी नेता के घर जाएगी, ईडी पुलिस वालों के घर जाएगी, ईडी आतंकवादी के घर जाएगी, ईडी बिजनेसमैन के घर जाएगी, लेकिन मैंने नहीं सुना कि ईडी किसी जज के यहाँ गई हो। क्यों नहीं जाती? नहीं जा सकती ना। इनने आवरण ऐसा बोल लिया है, कानून इनका है कि आप किसी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकते। ये आपकी हैसियत नहीं, इस कानून में ही ऐसी व्यवस्था नहीं है। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इन्होंने अपने लिए ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है, ऐसी पूरे सिस्टम को ऐसा जकड़ कर रखा हुआ है। इसीलिए अब एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है कि न्यायाधीशों को अंदर ये अपनी इनकम वो नहीं बताएंगे, अपनी आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, संपत्ति का ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। सिर्फ जुडिशियरी है, हाईकोर्ट और लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की वो कुछ नहीं करेंगे। ये अपने आप को मतलब क्या कहें, महाराजा धीराज बनाए हुए हैं
इस देश को भी समझना पड़ेगा कि महाराजा धीराज ये नहीं है, और जितना इनका पाप खुलेगा वो सब कुछ धीरे धीरे चीजें साफ हो जाएंगी। और दर्शक इसको समझ लें कि हम लोग नहीं कह रहे, इस देश ने दुनिया के सबसे बड़े वकीलों में से, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में से जो हरीश साल्वे हैं, उन्होंने भी धज्जियां उड़ा दी हैं मनीष जी इस पूरे प्रकरण को लेकर। वो उनका वीडियो मैंने डाला, शायद सुनवा दीजिए दर्शकों को। वो जो है उन्होंने नहीं, जस्टिस शिव नारायण ढींगरा है। मैं मानता हूं कि जितना दिन मैंने कोर्ट कवर किया है, अरे गजब बेहतरीन कोई जज नहीं हुआ, और उन्होंने आज धो करके रख दिया शिव नारायण ढींगरा ने। अरे तो ढींगरा जी के सुनाइए। I'm asking you clearly, sir, did the CJI make a mistake? Did the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, make a mistake in the way he handled this? The collegium made a mistake. The collegium made a mistake? Oh, absolutely. It's wrong on so many levels. As I'm saying, this decision is wrong on so many levels. It's a mistake for the way it has been approached. It's a mistake to transfer a judge merely on allegations like this. Judicial work has to be withdrawn. And finally, it's a mistake to cast this aspersion on Allahabad High Court. So, but in any case, always when a mistake happens, there are the punishment in this case for the collegium, or are they above punishment or penalty? इन्होंने सब कुछ कह दिया। यदि आप शिवनारायण ढींगरा को सुनेंगे तो ढींगरा साहब ने तो और ज्यादा, मैं कहता हूं कि इससे ईमानदार जज मेरी नजर में जुडिशियरी में हुआ नहीं, भारत में नहीं हुआ, भारत में नहीं हुआ। कि जुडिशरी में करप्शन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और हमारी जुडिशरी के जो महामहिम हैं, जिनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें भी मालूम है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए और करप्शन को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया गया आज तक कि ये दूर हो सके। करप्शन बढ़ती जा रही है और आम आदमी को इसका फल भुगतना पड़ता है। आजकल तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बजाय इन द कोर्ट ऑफ श्री सो एंड सो, वो ये लिखना पसंद करेंगे इन द शॉप ऑफ श्री सो एंड सो। सर, इसको दूर करने के आपके मुताबिक क्या रास्ता हो सकता है जो दूर हो? देखिए, रास्ता कोई अपनाने के लिए तैयार तो हो। पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं। अब जैसे इसके अंदर नोट पकड़े गए तो सुप्रीम कोर्ट में को इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने की परमिशन देनी चाहिए थी। तो ठीक है, करप्शन है, जैसे आम आदमी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, इसके ऊपर भी एक न्यायाधीश के ऊपर भी उसी प्रकार एफआईआर दर्ज करने की परमिशन दी जाए और उसके साथ साथ आगे की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट को तो ये करना चाहिए था, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे आम वो होता है कि एक थानेदार किसी थाने के अंदर जो है रिश्वत के मामले ज़्यादा आ गए तो उसे लाइन हाजिर कर देते हैं, थोड़े दिन लाइन में रखते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर से दूसरे थाने भेज देते हैं। तो यहाँ भी वही है। तो हम लोग करप्शन को तो स्वीकार कर चुके कि करप्शन है, हमें उसके साथ ही जीना है। तो यही रवैया। ये बेबसी लाचारी शिवनारायण ढींगरा दिखा रहे हैं। व्यूअर्स को बता दूं, ये शिवनारायण ढींगरा वही हैं जिन्होंने संसद कांड में आतंकवादियों को सजा दी। कई ऐतिहासिक लाल किला कांड, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। मैं मनीष जी बता दूं, उससे दर्शक समझ ले कि कैसे मेरा तो उनसे कोई साबका नहीं, तो दिल्ली में थे, लेकिन जो मैंने पढ़ा तो मैं बहुत, मतलब इनसे ज्यादा सम्मानित मैं किसी को मानते ही नहीं हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो माफिया मुख्तार अंसारी था, जिसपे 100 से ज्यादा मुकदमे थे, उसको अपनी जिंदगी में केवल एक ही बार सजा सुनाई गई थी। वो सुनाई थी जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने। और किन, मनीष जी सबसे खास बात, किन कंडीशन में सुनाई थी इसको जरा समझिए। ये सब होता है, ये 15 करोड़ वाले होते तो छोड़ देते, बिल्कुल बाइज्जत बरी करते। कि मुख्तार अंसारी ने एक हरियाणा में अपहरण किया था, दिल्ली के व्यापारी का था, और उसके बाद जब छापा पड़ा तो वो पकड़ा गया, हथियार सहित पकड़ा गया, वो आदमी पकड़ा गया जिसका उसने अपहरण किया था, और अदालत में सब मुकर गए। जरा गौर करिए कि अदालत में वो आदमी जिसका अपहरण किया था वो तक मुकर गया कि हमारा अपहरण नहीं हुआ था। जो पुलिस पकड़ के ले गई थी वो भी मुकर गई। तो इस मामले में क्या फैसला होता, लेकिन जस्टिस ढींगरा ने जो सजा सुनाई थी तो उन्होंने कहा था कि ये आदमी केवल सजा नहीं दी थी, साथ में उन्होंने कहा था
कि ऐसे आदमी का शिक्षकों के पीछे रहना समाज के लिए घातक है, समाज के लिए खतरा है। और तब बिल्कुल। उन्होंने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। तो ऐसे जज होने चाहिए, तब वो डंके की चोट पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मनीष जी, अब इनको जस्टिस ढींगरा को मैं सही मानूं, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं सही मानूं, कि वो फायर ब्रिगेड के दरोगा को सही मानूं, ये कि वो, सही। अब ये समस्या आ गई। अब देश को जस्टिस ढींगरा को नकारना पड़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया को नकारना पड़ेगा, और वो दरोगा जो है फायर वो ब्रिगेड सही। का, वो सच्चा हो गया, वो हरिश्चंद्र हो गया सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, वो जज साहब के हिसाब से, जिनके यहाँ 15 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। तो गजब, ये गजब देश चल रहा है। और फिर बात बहुत आगे तक चली जाएगी। वो दूध मक्की वाली, कि ये प्रधानमंत्री मोदी के कहीं छींटे तो इन पे आएंगे, अन्यथा इस पर एक्शन नजर आना चाहिए। और कम से कम वो जो फायर ब्रिगेड का दरोगा जो सच बोल रहा है, हरिश्चंद्र की आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर गई है, उसको समझ में आना चाहिए कि हरिश्चंद्र की आत्मा बहुत महंगी पड़ेगी। क्या 15 करोड़ रुपया वो खा गया क्या? सवाल तो ये है। बिल्कुल, बड़े सवाल उठेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे जज जब सामने आते हैं तो फिर रूहें कांपती है बेईमान जजों की। और ये इस तरह की बातें कभी कभी कोई बोल पाता है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कभी संभव हुआ तो मैं इनको शो में बुलाऊंगा। एक बार मेरे ऊपर सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया था, एक जज गुप्ता था, पूरे फ्रॉडिस में सीबीआई का वकील। मैंने दैनिक जागरण में था, मैंने फ्लायर छापा था सीबीआई के पूरे पाप को लेकर के, कैसे सीबीआई बचाती है। जस्टिस ढींगरा उस समय में डिस्ट्रिक्ट जज हो गए थे प्रमोट होकर के। मैं इनके पास गया, बोला सर, उनके चैम्बर में गया टाइम लेकर के, व्यक्तिगत परिचय, चूंकि हम लोग एक सीरियस रिपोर्टर थे, संसद कवर किया था। पहली बार उन्होंने बताया कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के जज कंटेम्प्ट केस कर ही नहीं सकता। ये सब डरा रहे हैं, और डरिए मत, कोई कंटेम्प्ट फंटेम्प्ट नहीं होता। समाज दरअसल इन जजों को डराने का एक खेल खेल रखा है इन जजों ने, कोई कंटेम्प्ट फंटेम्प्ट नहीं होता। बाद में पता चला कि कैसे प्रशांत भूषण जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों को 1 रुपए का देकर औकात बताते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव है। इसीलिए कहता हूं कि मैं अपने 20-25 साल के जो करियर, मैंने अपने ऐसा जज मैंने नहीं देखा। इसीलिए नमूना के रूप में पत्रकार जाते हैं जस्टिस ढींगरा की बाइट लेने, और दूसरा किसी के पास नहीं जाते। यही वजह है। यानी आज आपने बहुत अच्छा किया, जस्टिस ढींगरा की बाइट दिखा दी और एक 15 करोड़ का किस्सा सुना दिया। तो आज ये दर्शक इस बात को समझ लें कि जस्टिस ढींगरा, जिनको अभी मनीष जी ने दिखाया, जिनका वो, इन्हीं लोगों की बदौलत ये देश चल रहा है। ये देश चल रहा है। जुडिशियरी में कुछ एकाध जस्टिस ढींगरा जैसे जज हैं, जिसके कारण जुडिशियरी की साख बची हुई है। वरना भाई भतीजे बाद लूट जहां हाथ रख दीजिए, यदि आप ऑफ कैमरा इनसे बात होगी ना, तो पूरा मतलब वो क्या क्या बताएंगे, क्या क्या हम लोगों को बताते रहे, ये चीजें साफ समझ में आती है कैसे भाई भतीजावाद है, कैसे एक जज का बेटा, एक जज की पत्नी वकील होती है, और उसके माध्यम से पूरा रिश्वतखेरी का, लूट का धंधा चलता है। अच्छा है कि इस मामले से पूरी तरह से कहते हैं नकाब जुडिशियरी की उतर जानी चाहिए, यही सही अब होना है। एक उम्मीद की किरण अभी है मनीष जी, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप तो सब थोड़ा संभवतः जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका एक बयान में अभी मैंने खबर देखी है, मैंने पढ़ा नहीं है उसको। उसमें उन्होंने कहा है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो इस मामले की जांच तो होगी। अब देखें क्या होता है। चलिए, उम्मीद पर किरण जगी हुई है, हम सब यही उम्मीद करते हैं। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।